कभी कभी साहित्यिक तथ्य बस एक लिस्ट की तरह लगते हैं, है ना? लेकिन अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो एक कमाल की कहानी बनती है। आज हम यही करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि कैसे इन अलग-अलग नामों और तारीखों को एक कहानी में पिरोया जाए। ये सिर्फ कुछ याद रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि विचारों की दुनिया ने कैसे करवट ली। हम इन सभी अलग अलग बिंदुओं को जोड़ेंगे और देखेंगे कि साहित्य वक्त के साथ कैसे बदला है। तो तैयार हो जाइए, ये एक बहुत तेज और मजेदार सफर होने वाला है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मध्य युग के आखिरी दौर से। एक ऐसा वक्त जब साहित्य का सबसे बड़ा मकसद था आत्मा को बचाना, लेकिन बहुत जल्द सोचने का पूरा तरीका ही बदलने वाला था। उस जमाने में मोरालिटी प्ले बहुत मशहूर हुआ करते थे। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, लोगों को सिखाना कि एक अच्छा और नैतिक जीवन कैसे जिएं ताकि मोक्ष मिल सके। मतलब हर कहानी घूम फिरकर धर्म और नैतिकता पर ही आती थी। अब ये सवाल उस दौर की सोच को एकदम साफ कर देता है। जरा सोचिए, जब मौत सामने खड़ी हो तो आखिर में कौन सी चीज काम आती है? खूबसूरती, ज्ञान या फिर ताकत? जवाब है सिर्फ अच्छे कर्म। ये दिखाता है कि उस वक्त दुनिया को कैसे देखा जाता था। सांसारिक चीजों की कोई कीमत नहीं थी। अंत में सिर्फ आपके अच्छे काम ही आपके साथ रहते थे। और फिर आते हैं फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, देखिए, आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस स्लाइड में दिलचस्प बात यह है कि बेकन ने दुनिया को समझने का एक नया रास्ता दिखाया, तर्क और सबूतों के आधार पर, ना कि सिर्फ विश्वास पर। इस नए दौर का जिसमें इंसानियत पर फोकस था, सबसे बड़ा उदाहरण तो शेक्सपियर ही हैं। उनके शुरुआती कॉमेडी नाटकों से लेकर उनके आखिरी दौर के गंभीर रोमांस तक हम साफ देख सकते हैं कि कैसे फोकस इंसानी जज्बातों, रिश्तों और महत्वाकांक्षाओं पर बढ़ता चला गया। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 17वीं और 18वीं सदी की तरफ। ये वो दौर था जब तर्क, व्यंग और खुली बहस का बोलबाला था। अब बड़े बड़े विचार बंद कमरों से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच आ रहे थे। ये सदी राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर उथल-पुथल से भरी थी। राजाओं को गद्दी से हटाया गया, गृह युद्ध हुए और फिर राजशाही वापस भी आई। और इन सभी बड़ी घटनाओं का उस दौर के लेखन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस युग का सबसे असरदार आइडिया था जॉन लॉक का टैब्यूला रासा। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर हम सब एक कोरी स्लेट के साथ पैदा हुए हैं तो ज्ञान सिर्फ किताबों या चर्च से नहीं आता, बल्कि हमारे अपने अनुभवों से आता है। ये एक क्रांतिकारी सोच थी जिसने इंसान को ज्ञान के केंद्र में ला खड़ा किया। और जोसेफ एडिसन का ये कोट उस जमाने के मकसद को कितनी खूबसूरती से बताता है। एडिसन जैसे लेखकों का मानना था कि फिलॉसफी सिर्फ यूनिवर्सिटी या अमीरों की चीज नहीं है। इसे तो कॉफी हाउस में आम लोगों के बीच लाना चाहिए ताकि इस पर खुलकर बहस हो सके। और इस नई बौद्धिक व्यवस्था को मजबूती देने का प्रतीक थी जॉनसन्स की डिक्शनरी। ये सिर्फ शब्दों की एक किताब नहीं थी, ये भाषा को एक नियम में बांधने और विचारों की दुनिया को व्यवस्थित करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। अब हम 19वीं सदी में कदम रखते हैं। यहाँ तर्क की जगह अब व्यक्तिगत भावनाओं ने ले ली थी और औद्योगिक क्रांति समाज में ऐसे बदलाव ला रही थी जिन्हें साहित्य अनदेखा नहीं कर सकता था। टेनिसन की ये मशहूर लाइनें विक्टोरियन युग की आत्मा को पकड़ लेती हैं। ये दिखाती हैं कि अब फोकस व्यक्तिगत भावनाओं, दुख और इमोशनल ताकत पर आ गया था। साहित्य अब बाहरी दुनिया से ज्यादा इंसान की भीतरी दुनिया को खंगाल रहा था। इस दौर में लेखक ग्रुप्स में भी बंटने लगे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ग्रुप्स को बाहर के लोगों ने नाम दिया, जैसे कॉकनी स्कूल, जो एक तरह से ताना था। वहीं प्री रैफेलाइट्स जैसे ग्रुप्स ने खुद को एक मिशन के साथ दुनिया के सामने रखा। इस समय पहचान का सवाल भी बहुत बड़ा था। जैसे मैरियन इवांस को देखिए, उन्हें एक महिला लेखक के तौर पर गंभीरता से लिया जाए, इसके लिए जॉर्ज एलियट जैसा मर्दाना नाम अपनाना पड़ा। ये हमें उस जमाने के सामाजिक नियमों के बारे में बहुत कुछ बताता है। 20वीं सदी में पहुंचकर चीजें और भी पेचीदा हो गईं। अब लेखक और आलोचक सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे थे, वे तो साहित्य और संस्कृति की बुनियाद पर ही सवाल उठा रहे थे कि हम कहानियां क्यों और कैसे कहते हैं। बर्मिंघम सेंटर में रिचर्ड होगार्थ, रेमंड विलियम्स और स्टुअर्ट हॉल जैसे विचारकों ने संस्कृति को पढ़ने का तरीका ही बदल दिया।
उन्होंने कहा कि संस्कृति सिर्फ शेक्सपियर या क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, बल्कि पॉप म्यूजिक और टेलीविजन भी उतने ही जरूरी हैं। रेमंड विलियम्स का ये आइडिया बहुत अहम था। कल्चरल मटीरियलिज्म का मतलब है कि कोई किताब, फिल्म या गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ये चीज़ें समाज को एक शक्ल देती हैं, ये पावर स्ट्रक्चर पर असर डालती हैं और इनका असली दुनिया में नतीजा होता है। तो ये थी हमारी 500 साल की एक तेज यात्रा। अब इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी हमें बताती क्या है। यही इस पूरे सफर का निचोड़ है। ये सभी अलग अलग लेखक और विचार एक ही कहानी का हिस्सा हैं। ये समझने की कहानी के इंसान होने का क्या मतलब है और ये मतलब वक्त के साथ कैसे कैसे बदला है। इस सफर को हम 4 बड़े कदमों में देख सकते हैं। शुरुआत हुई आस्था से, फिर हम तर्क की ओर बढ़े, उसके बाद भावनाओं की गहराइयों में उतरे और आखिर में हम उस पूरी बनावट का ही विश्लेषण करने लगे जो इन विचारों को बनाती है। और अंत में ये सवाल, क्या आज भी तर्क और भावना के बीच की कशमकश जारी है? क्या संस्कृति आज भी हमारे समाज पर असर डालती है? ये साहित्यिक बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी इसी लम्हे जारी है।